अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। हाँ जी। क्या आप लोगों को आवाज़ क्लियर है? स्क्रीन विजिबल है? जी विजिबल। ठीक हो गया। अच्छा, आज बेसिकली जो है वो मैं कोशिश करूंगी कि मैं खुद ही जो है वो आपके साथ स्लाइड्स वगैरह डिस्प्ले कर लूँ। ठीक है, क्योंकि आई थिंक हमारे मॉडरेटर साहब जो हैं वो थोड़ा ज़रा सा थोड़ा बिजी हैं आज, डॉक्टर राशिद। तो कोशिश करेंगे कि आज हम खुद से अपनी पीपीटी स्टार्ट करें और उसको कंटिन्यू करें। ठीक है, तो आई होप कि सबको आवाज़ क्लियर होगी, स्क्रीन प्रॉपरली विजिबल होगी, सो दैट हम स्टार्ट कर सकें। एक आधा बच्चा कोई गो अहेड दे दे हमें, तो ताकि हम इसको स्टार्ट करें। जी क्लियर है, आवाज भी और स्क्रीन भी विजिबल है। आवाज भी क्लियर है, डन हो गया। जी। अच्छा जी, आज का हमारा थर्ड लेक्चर है, राइट? थर्ड लेक्चर है हमारा। और किसी को पता है कि आज हम किस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं, किस रिलेटेड आज का हमारा लेक्चर है? कोई बच्चा बताना चाहेगा इस बारे में कुछ? कोई अपना रिव्यू देना चाहेगा कि आज का क्या टॉपिक है और आपकी क्या इसमें अंडरस्टैंडिंग होती है? जी, वो जो फ्लायर आपने शेयर किया हुआ है पहले, उसमें डे 3 में आज एथिकल प्रैक्टिसेस और जो कॉमन मिस्टेक्स करते हैं, हाँ इसके बिल्कुल अंदर वो बिल्कुल बताया था। बिल्कुल। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, आप कौन बात कर रहे हैं? आपका नाम क्या है जी? अब्दुल्ला। अब्दुल्ला, ठीक हो गया। अच्छा अब्दुल्ला, क्योंकि मुझे आपकी आवाज़ ज़्यादा दूर से आ रही है, सो दैट्स व्हाई आई वाज कंफर्मिंग कि मतलब आपको मेरी आवाज़ क्लियर है, सबको अच्छे से ऑडिबल है, बाकी जी जी, लोगों को भी। बिल्कुल ठीक है, आपकी सो आवाज़ दैट हम बिल्कुल स्टार्ट करें। क्रिस्टल क्लियर है अच्छा जी। जी, आज का, हाँ जी बिल्कुल, आज का हमारा लेक्चर है एकेडमिक राइटिंग स्टाइल पे और एथिकल प्रैक्टिसेस पे। देखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम एकेडमिक जो राइटिंग चूज करते हैं, जो राइटिंग स्टाइल लिखते हैं, वो कितना फॉर्मल है, वो कितना एथिकल है, सो दैट वो इजीली पब्लिश्ड भी हो सके, सो दैट वो एक अच्छा रिफ्लेक्ट भी दे। जितने अच्छे आपके लफ्ज़ों का चुनाव होता है, आपका एकेडमिक राइटिंग स्टाइल जितना अच्छा होता है, उतने मज़े की आपकी रिसर्च होती है और उतनी वो ऑथेंटिक भी दिखाई देती है। ऐसा ही है। सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि एकेडमिक राइटिंग की कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं। बड़ी आसान से अल्फाजों में अगर मैं इसमें बताऊं तो एक तो क्लैरिटी होनी चाहिए। ठीक है, जैसे आप स्लाइड पे भी देख सकते हैं, हमने आपको कुछ करेक्टरिस्टिक्स बता दी। तो एक हमारी करेक्टरिस्टिक ये है कि जी हमारे या एकेडमिक राइटिंग स्टाइल इतना आसान हो, इतना इजी टू अंडरस्टैंडेबल हो कि उसमें क्लैरिटी हो। जितने भी हम आइडियाज को एक्सप्रेस करेंगे वो लॉजिक होने चाहिए। और जैसे मैंने हर चीज के साथ आज एक एग्जांपल भी लगा दिया। देखें जी, जब मैं क्लैरिटी की बात करूँ और फॉर सपोज मेरा हाइपरटेंशन पे टॉपिक है, मैं उसको डिफाइंड कर रही हूँ कि वो परसिस्टेंट बीपी है जो कि ग्रेटर देन या इक्वल टू 140/90 mmHg है, तो इसमें क्लैरिटी है इस जुमले में। इसमें तमाम स्ट्रक्चर्स डिफाइंड हैं कि हाइपरटेंशन का जिक्र हो रहा है, जो कि एक परसिस्टेंट बीपी को कहा जा रहा है। हाइपरटेंशन उसको कहते हैं जो 140 है उससे ज़्यादा होता है। तो जुमले में क्लैरिटी हो, उसमें कुछ ऐसा ना हो कि सिर्फ आप कहते हैं हाइपरटेंशन इज डिफाइंड एज ब्लड प्रेशर, लेकिन उसकी कोई रेंजेस ना दें या परसिस्टेंट का लफ्ज ना डालें। ठीक है, तो जुमले में क्लैरिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरा चीज़, जब भी एकेडमिक राइटिंग स्टाइल लिखा जाता है तो वो फॉर्मल होता है। उसमें हम पर्सनल लैंग्वेज या स्लैंग लैंग्वेज इस तरह नहीं इस्तेमाल करते। अब एग्जाम्पल को अगर आप देखें जी, अगर एग्जाम्पल में लिखें अ लॉट ऑफ पेशेंट्स गॉट बेटर, ये एक बड़ा ही इनफॉर्मल सा जुमला है, बड़ा ही स्लैंग सा जुमला है। तो इसको मजीद बेहतर कैसे लिखा जा सकता था कि मोस्ट पेशेंट्स शोज क्लिनिकल इंप्रूवमेंट। मतलब यहाँ से पकड़ो, मतलब वहां से पकड़ो, सेम ही है। लेकिन अगेन हम क्योंकि लिखने का तरीका बात करें, उसकी करेक्टरिस्टिक्स की बात करें, तो फॉर्मेलिटी होनी चाहिए आपके राइटिंग स्टाइल में कि आप इस तरह से जुमले को टर्न करके लिखें कि बहुत से पेशेंट्स, मोस्ट पेशेंट्स शोड क्लिनिकल इंप्रूवमेंट, कि वो क्लिनिकल इंप्रूवमेंट दिखाते हैं। बनक्स इसके कि आप ऐसा लिखें लॉट ऑफ पेशेंट्स गॉट बेटर। ठीक है, तो लफ्जों का चुनाव यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्लैरिटी हो, फॉर्मेलिटी हो, और साथ साथ ही प्रिसिशन होनी चाहिए। प्रिसिशन में क्या है जी, प्रिसिशन की जब भी हम बात करते हैं तो उसमें यह है कि स्पेसिफिक हमारा एक्यूरेट टर्म्स हों और रेगुलर एग्जैक्ट डाटा हो, रेदर देन कोई वेग वर्ड्स हम इस्तेमाल करें। जैसे मैंने बड़ा बार बार जिक्र किया पिछले दो लेक्चर्स में कि इसकी एग्जांपल में अगर आप पढ़ें, द सैंपल इंक्लूडेड 120 पेशेंट्स एजेस 40 to 60 ईयर्स। अब देखिए कितनी क्लैरिटी है, फॉर्मेलिटी है इस जुमले में, और प्रिसाइज किस्म की बात की गई है कि जहाँ पे आप 120 पेशेंट्स का नंबर भी बता रहे हैं, उसकी एज भी बता रहे हैं। बनक्स इसके कि आप सिर्फ इस तरह से लिख दें कि जी द सैंपल इंक्लूडेड पेशेंट्स, विदाउट उनकी कोई एज ना बताएं या पेशेंट्स की कैटेगरी ना बताएं कि एजेड थे, यंग थे, बच्चे थे, नंबर ऑफ पेशेंट्स कितना था, उनकी क्या एजेस थी। तो जब भी आपने एकेडमिक राइटिंग स्टाइल को फॉलो करना है, आपने ये कोशिश करनी है कि उसमें क्लैरिटी हो, सो उसमें फॉर्मेलिटी होनी चाहिए। ठीक हो गया जी। अच्छा जी, अब हम दूसरी स्लाइड पे अपनी चलते हैं और मैं वो आपको दिखाती हूँ। इसमें यहाँ तक किसी को है कोई कंसर्न आप लोगों का जो आप पूछना चाहें स्पेसिफिक स्लाइड में फिलहाल?
तो आप साथ साथ भी पूछ सकते हैं, एंड इफ यू गाइस वांट तो हम उसको एंड में भी आपके क्वेश्चंस को कवर कर सकते हैं। ठीक हो गया जी। अच्छा जी, अब हम बात करते हैं एकेडमिक राइटिंग स्टाइल्स की। जैसे कि आज का टॉपिक हमारा क्या लेता है, टॉपिक में है कि एकेडमिक राइटिंग के कौन कौन से स्टाइल्स हो सकते हैं। तो ये चार हमारे मेन स्टाइल्स हैं। एनालिटिकल है, क्रिटिकल है, आर्ग्यूमेंटेटिव है, या डिस्क्रिप्टिव हो सकता है। आप सबको आई होप सो स्लाइड भी नजर आ रही होगी, ठीक है ना, जहाँ पे चार स्लाइड्स का हमने जिक्र किया। अच्छा, कौन कौन से स्टाइल्स हैं? सबसे पहला है एनालिटिकल स्टाइल। एनालिटिकल स्टाइल से किसी को कुछ समझ में आता है क्या? कभी आपने एकेडमिक राइटिंग स्टाइल इन चारों में से कोई यूज किया है? कोई बच्चा अपना ओवरव्यू इसमें देना चाहे, कुछ इसमें आप बताना चाहेंगे? कोई इनमें से स्टाइल है जो कभी आपने यूज किया हो पेपर लिखते हुए? हाँ जी, नो वन। मैं चाहूंगी कि आप लोग भी साथ साथ थोड़ी सी अपनी इसमें इनपुट दें, थोड़ा सा इस बारे में जिक्र करें, क्योंकि आप सब ने ये स्टाइल जरूर जरूर इस्तेमाल किए होंगे। जो बच्चे रिसर्च में नए नए गए हैं या जो जाने का सोच रहे हैं, तो उनके लिए भी ये आसानी होगी एक्सप्लेन करने में। तो थोड़ा सा इसको डिस्कस करते हैं। लेकिन जी, एनालिटिकल स्टाइल वो स्टाइल है जो कि ब्रेक डाउन करता है हमारी इन्फॉर्मेशन को, ताकि एक्सप्लेन किया जाए क्या रिलेशनशिप या क्या कॉज बन रहा है। ठीक है, जब दो चीजों का आपस में रिलेशनशिप दिखाना है, जब दो चीजों का आपस में कॉज दिखाना है, उनका इफेक्ट दिखाना है, तो इस स्टाइल को एनालिटिकल स्टाइल कहा जाता है। ये ज्यादातर कहाँ इस्तेमाल किया जाता है? जब भी हम लिटरेचर रिव्यू लिख रहे हैं, या जब डाटा को एनालाइज करने वाला सेक्शन, यानी कि जब रिसर्च की के स्पेसिफिक में रिजल्ट्स वाले टॉपिक की जब हम बात करें, तो वहां पे एनालिटिकल राइटिंग और स्टाइल को इस्तेमाल करते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं क्या है। द इंक्रीज इन द इन्फेक्शन रेट वॉज एसोसिएटेड विद द प्रोलॉन्ग हॉस्पिटल स्टे। कि जितना इन्फेक्शन रेट का इंक्रीज था, वो एसोसिएटेड है, वो लिंक्ड है कि अस्पताल में मरीज का, पेशेंट का स्टे भी उतना ही लंबा होगा। ऑब्वियसली जब तक उसका इन्फेक्शन रेट नहीं सही हो रहा, इन्फेक्शन नीचे हो रहा, तो वो पेशेंट का हॉस्पिटल स्टे भी बढ़ाएगा। तो ये दो चीजों को मैंने आपस में क्या कर दिया, एसोसिएशन दिखाया, उनका लिंक दिखाया, उनका रिलेशनशिप दिखाया। तो ये एक बहुत बहुत ऑथेंटिक वे है किसी भी रिसर्च को लिखने का, कि दो जुमलों को आपस में ऐसे कोरिलेट करते हुए लिखें कि आपस में उनका कोई रिलेशनशिप दिखाएं, आपस में उनका कोई कॉज एंड इफेक्ट दिखाएं। तो ये एक एनालिटिकल वे है, मोस्ट कॉमन वे है टू राइट योर लिटरेचर रिव्यू में हम इसको इस्तेमाल करते हैं, दो चीजों का कंपैरिजन करते हुए, उनका एसोसिएशन दिखाते हुए। या तो फिर हम इसको रिजल्ट्स के टॉपिक में इस्तेमाल करते हैं, जब रिजल्ट का सेक्शन लिख रहे हैं तो वहां पे हम एसोसिएशन दिखाते हैं। एक ये एनालिटिकल वे कहा जाता है एकेडमिक राइटिंग स्टाइल। दूसरा है जी क्रिटिकल राइटिंग स्टाइल। इसमें क्या करते हैं, क्या इसमें हम इवैल्यूएट करते हैं अपनी एग्जिस्टिंग रिसर्च की स्ट्रेंथ्स भी और वीकनेस भी, कि जो मैं रिसर्च कर रही हूँ, जो मैं स्टडी कर रही हूँ, उसने ये फाउंड किया। एग्जांपल में पढ़ रही हूँ आपके सामने। द स्टडी फाउंड अ रिडक्शन इन द पोस्ट ऑपरेटिव इन्फेक्शंस, हाउएवर द सैंपल साइज लिमिट्स द स्टडी। इसमें मैंने अपनी स्टडी की एक तारीफ भी कर दी, और साथ ही मैं अपनी स्टडी की एक लिमिटेशन भी बयान कर दी। ठीक हो गया। जैसे मैंने कहा कि मेरी स्टडी जो है वो रिडक्शन कर रही है पोस्ट ऑपरेटिव इन्फेक्शंस में, ठीक है, लेकिन मेरी स्टडी लिमिटेड है, क्योंकि मेरा जो सैंपल साइज था, मेरा जो पॉपुलेशन था, जो नंबर था जिनसे मैंने डाटा लिया पेशेंट से, वो 120 था या 100 था, वो बहुत लिमिटेड था। तो ऐसा ये क्रिटिकल राइटिंग स्टाइल है जो ज्यादा डिस्कशन में इस्तेमाल किया जाता है। जब हम डिस्कशन का टॉपिक या डिस्कशन का कंटेंट लिखेंगे, कल हमने बड़े तफसील में डिस्कस किया कि एक रिसर्च पेपर लिखने में कौन कौन से चैप्टर्स इंक्लूडेड हैं, कौन से कंटेंट्स हैं। तो जब हम डिस्कशन का जिक्र करेंगे, वहां पे क्रिटिकल राइटिंग स्टाइल हम ज्यादा से ज्यादा देंगे। कैसे? हम डिस्कशन करें तो साथ ही में एक स्ट्रेंथ बताएंगे अपनी स्टडी की, और साथ ही में कोई वीकनेस बताएंगे। अपनी स्टडी की स्ट्रेंथ बताएंगे, जो प्रीवियस स्टडीज हो चुकी हैं उसके साथ उसको वीकनेस बताएंगे। इस तरीके से कंपैरिजन करते हुए स्ट्रेंथ और वीकनेस लिखी जाती है। ठीक है। तीसरा राइटिंग स्टाइल क्या है? आर्ग्यूमेंटेटिव। इसका क्या मतलब है? ये प्रेजेंट्स करेगा क्लियर पोजीशन सपोर्टेड बाय द एविडेंस। इससे हमें ये पता चलेगा, ये ज्यादातर कोई पेपर्स लिखने में या पोजीशन या एसेस में भी इस्तेमाल होता है। इसकी एग्जांपल ये है जी, दिस पेपर आर्ग्यूज विद इलेक्ट्रॉनिक मेडिकल रिकॉर्ड्स इंप्रूव द पेशेंट सेफ्टी बाय रिड्यूसिंग एरर्स। फॉर सपोज एक छोटी सी एग्जांपल बता दिए कि अगर मरीजों का इलेक्ट्रॉनिकल मेडिकल रिकॉर्ड सिस्टम होगा, यानी कि सिस्टम के अंदर ही उनका सारी पेशेंट की मेडिकल फाइल्स आ जाएंगी, तो उससे पेशेंट सेफ्टी इंप्रूव होगी, उसके एरर्स भी जो है वो कम होंगे। ये एक आर्ग्यूमेंटेटिव स्टाइल है, जिसमें हम कुछ आर्ग्यू करते हैं, जिसमें कोई क्लियर पोजीशन बता रहे होते हैं, कुछ आर्ग्यू कर रहे हैं, लेकिन ऐसे ही नहीं करते, कोई सपोर्टिव एविडेंस देते हुए आर्ग्यू कर रहे होते हैं। ठीक हो गया। चौथा स्टाइल है डिस्क्रिप्टिव स्टाइल। डिस्क्रिप्टिव, जैसे कि लव से पता चल रहा है, किसी चीज की डिस्क्रिप्शन देना। इसमें डिस्क्राइब किए जाते हैं कौन से फैक्ट्स हैं, कौन से प्रोसेसेस हैं, कौन से इवेंट्स हैं। और ये ज्यादातर जब हम स्टार्ट का चैप्टर लिख रहे थे रिसर्च पेपर में, जो बैकग्राउंड है या जो इंट्रोडक्शन का चैप्टर है, वहां पे डिस्क्रिप्शंस दी जाती हैं। वहां पे पेशेंट को विद द प्रोसेसेस, विद इवेंट्स, जो भी आपका टॉपिक है उसको डिस्कस किया जाता है। जैसे फॉर सपोज एक एग्जांपल है, द पेशेंट प्रेजेंटेड विद द फीवर, कफ एंड शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ। तो ये एक डिस्क्रिप्शन
है, किसी चीज़ की एक्सप्लेनेशन है जो हम देते हुए लिख रहे हैं। तो जब भी आपने चैप्टर्स लिखने हैं तो ये याद रखना है कि इंट्रोडक्शन लिखने के लिए, लिटरेचर रिव्यू लिखने के लिए, डिस्कशन लिखने के लिए, रिजल्ट्स लिखने के लिए, हर चैप्टर को लिखने के लिए एक डिफरेंट एकेडमिक राइटिंग स्टाइल इस्तेमाल किया जाता है। अगर आप इन 4 स्टाइल्स में अच्छी सी ग्रिप हासिल कर लेते हैं और इसको इस्तेमाल करते हुए अपने चैप्टर्स को लिखते हैं तो चैप्टर का एक ओवरव्यू बहुत अच्छा होगा और पढ़ने वाले को पता चलेगा कि कहीं पे इसने एनालिटिकल स्टाइल इस्तेमाल किया है, कहीं पे क्रिटिकल स्टाइल इस्तेमाल किया है, कहीं पे आर्ग्यूमेंटेटिव है और कहीं पे डिस्क्रिप्टिव है। आई होप ये स्लाइड आपको क्लियर हो गई होगी और अगर इसमें कोई कंसर्न है तो आप मुझसे इधर ही पूछ सकते हैं, ठीक है? कोई पूछना चाहता है इसमें कुछ? डिस्क्रिप्टिव लिखा हुआ है किसी ने कि डिस्क्रिप्टिव का क्या मतलब है चार्ट में। आई होप, आई डोंट नो इमन फातिमा, आप स्पेसिफिक क्या पूछना चाह रही हैं, बट आई एज्यूम कि आप पूछना चाह रही होंगी, एक दफ़ा रिपीट कर दें। अच्छा जी, डिस्क्रिप्टिव का जैसे लफ्ज़ का मतलब है डिस्क्रिप्टिव, टू डिस्क्राइब समथिंग, इट मीन्स टू डिस्क्राइब अबाउट द फैक्ट्स, अबाउट द प्रोसेसेस, अबाउट द इवेंट्स। ठीक है, किसी चीज़ को डिस्क्राइब करना, फैक्ट्स को, प्रोसेसेस को, इवेंट्स में सीक्वेंस वाइज। ये ज़्यादातर बैकग्राउंड के सेक्शंस में या कोई जहाँ हमने डिस्क्रिप्शन देनी है, जहाँ पे इंट्रोडक्शन देना है, या वहाँ इस्तेमाल किया जाता है राइटिंग स्टाइल जहाँ पे हम डिस्क्राइब करते हैं। जैसे मैंने डिस्क्राइब किया एक एग्जाम्पल में, द पेशेंट प्रेजेंटेड विद द फीवर, कफ एंड शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ। ये डिस्क्रिप्शन है उस मरीज की। फॉर सपोज कोई डिजीज के बारे में आप लिख रहे हैं तो डिजीज के बारे में भी आप इसी तरह से मजीद डिस्क्रिप्शन देते हुए लिखेंगे। ये राइटिंग स्टाइल इस्तेमाल किया जाता है ज्यादातर लिखते हुए बैकग्राउंड या फिर ज्यादातर लिखते हुए इंट्रोडक्शन। ठीक है, आई होप यहाँ तक सबको क्लियर होगा। तो सो दैट हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं, ठीक है? अच्छा जी, नेक्स्ट स्लाइड हमारी क्या है? ओके, सो नेक्स्ट स्लाइड इज अबाउट द एकेडमिक टोन। जैसे कि आज के लेक्चर में एक चीज इंपॉर्टेंट थी, एकेडमिक स्टाइल क्या होना चाहिए। द नंबर सेकंड थिंग दैट वी हैव टू डिस्कस इन टुडेस लेक्चर वाज अबाउट द एकेडमिक टोन, कि आपकी एकेडमिक की टोन क्या होनी चाहिए। ठीक है, अब देखो टोन 3 तरह की होती है, या ऑब्जेक्टिव है, या न्यूट्रल है, या एविडेंस बेस्ड है। ऑब्जेक्टिव से मतलब तो ये समझ आ रहा है कि वो बेस्ड ऑन फैक्ट्स होगी। हम इस तरह नहीं लिखेंगे कि आई थिंक या मैं ये समझती हूँ, आई एज्यूम, ऐसे नहीं लिखेंगे। इट शुड बी ऑब्जेक्टिव, इट शुड बी बेस्ड ऑन द फैक्ट्स, इट शुड नॉट बेस्ड ऑन द पर्सनल ओपिनियंस या इमोशंस। जब आप रिजल्ट का चैप्टर लिख रहे हैं या जब आप डिस्कशन भी लिख रहे हैं तो वो ऑब्जेक्टिव होनी चाहिए कि आप कहेंगे रिजल्ट्स इंडिकेट अ सिग्निफिकेंट रिडक्शन इन कॉम्प्लिकेशंस। रिजल्ट्स ने क्या इंडिकेट किया, एक सिग्निफिकेंट रिडक्शन हो रही है कॉम्प्लिकेशंस में। मैं ऐसे नहीं लिखूंगी आई थिंक दैट देयर इज अ सिग्निफिकेंट इंडक्शन इन कॉम्प्लिकेशंस बाय डूइंग दिस रिसर्च। नो, I think, I believe, I assume, never use these kind of words. Always use the words that are objective in case, like results indicate, like the study indicate, and always use a significant, insignificant, इस तरह के लफ्जों का इस्तेमाल किया जाएगा। दूसरी चीज, एकेडमिक टोन न्यूट्रल होगी, वो प्रेजेंट करेगी दोनों साइड्स को फेयरली। कि अगर मैं दो ट्रीटमेंट्स में कोई कंपैरिजन दिखा रही हूँ, मेरा कुछ टॉपिक ऐसा है कि दो ड्रग्स में कंपैरिजन है, दो तरह के पेशेंट्स में कंपैरिजन है, तो मैं बोथ ट्रीटमेंट ग्रुप शोर कंपैरेबल आउटकम्स इस तरीके से उसको लिखूंगी। ठीक हो गया? इस तरह से हम उसको लिखेंगे। अच्छा जी, कमेंट जरा फिर बाद में पढ़ते हैं। आई वॉज टेलिंग यू अबाउट द थीसिस फॉर डिस्क्रिप्टिव बेस। ओके फाइन। तो वो कह रही है जी मेरा डिस्क्रिप्टिव बेस था, मैं उस बारे में बता रही थी। अच्छा, तीसरी टोन क्या होगी? एविडेंस बेस। एविडेंस जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि वो क्लेम सपोर्ट करेगी बाय द रिसर्च और डाटा। साइटेशन, कल मैंने बड़ी ही तफसील में बताया कि रेफरेंसिंग कैसे की जाएगी। साइटेशन तो एकेडमिक टोन का तीसरा इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट है कि मैं रेफरेंसिंग डालूंगी, मैं साइटेशन करूंगी, जहां से भी डाटा उठाऊंगी, आइदर वो मैं किसी WHO की वेबसाइट, वर्ल्ड हेल्थ और केयर ऑर्गेनाइजेशन से ले रही हूँ, किसी जर्नल से ले रही हूँ, किसी पब्लिकेशन से ले रही हूँ, तो मैं उसका रेफरेंस, उसका हवाला दूंगी। ये एकेडमिक टोन के तीन तीन मेजर ऑब्जेक्टिव्स होते हैं कि वो न्यूट्रल होनी चाहिए, वो आई थिंक, अवॉइड आई थिंक, मतलब इस तरह के लफ्जों में नहीं होती, वो ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, और इसके साथ साथ वो एविडेंस बेस है कि जहाँ पे हम साइटेशंस इस्तेमाल करेंगे। अकॉर्डिंग टू WHO 2023 वैक्सीनेशन रिजल्ट्स मोर्टेलिटी रेट्स, वैक्सीनेशन इस्तेमाल करने से मोर्टेलिटी, डेथ के रेट्स जो है वो कम होते हैं। तो ये बात मैंने खुद से नहीं बताई, ये बात किसी रेफरेंस से आई, ये बात किसी स्पोर्टिव डाटा से आई, ये बात कुछ क्लेम कर रही है, इसलिए मैंने उसकी साइटेशन करी, मैंने अकॉर्डिंग टू WHO। अगर ये किसी ऑथर ने लिखा होता तो मैं कहती अकॉर्डिंग टू अली। फॉर सपोज एक ऑथर होता, अगर दो ऑथर होते अकॉर्डिंग टू अली एंड मोहम्मद, फॉर सपोज टू होते, अगर तीन होते तो मैं कहती अकॉर्डिंग टू मोहम्मद
एंड एट ऑल, जैसे कल हमने पढ़ा था, एट ऑल फॉर 3 और मोर ऑथर्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो इस तरह से साइटेशन करते हुए, हवाला देते हुए बात को लिखना है, जहां से भी कॉपी पेस्ट करनी है बात, ठीक है। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट कंपोनेंट आज के लेक्चर का है जी, कॉमन एकेडमिक मिस्टेक्स बच्चे क्या करते हैं। कि हम एकेडमिक राइटिंग की जब बात करते हैं ना, देखें एकेडमिक वो राइटिंग है जो प्योरली प्योरली एकेडमिक रिलेटेड है, जो पब्लिश का सबसे ज़्यादा कंटेंट एरिया रखती है एकेडमिक पर्पसेस के लिए। तो उसमें इनफॉर्मल लैंग्वेजेस नहीं इस्तेमाल की जाती, ठीक है, वो बहुत फॉर्मल होती है। ये पहले भी बात कर चुके हैं कि स्लैंग नहीं होती उसमें, उसकी टोन्स ऐसी नहीं होती। जैसे फॉर सपोज इनकरेक्ट एग्जाम्पल है, अलॉट ऑफ पेशेंट्स गॉट बेटर, लेकिन इसकी करेक्ट एकेडमिक एग्जाम्पल क्या है, मोस्ट पेशेंट शोर्स क्लिनिकल इंप्रूवमेंट। ये पीछे भी हमने डिस्कस किया कि हमारी जो लैंग्वेज है, अब वो इनफॉर्मल लैंग्वेज नहीं होनी चाहिए। कॉमन एकेडमिक मिस्टेक एक बच्चे ये करते हैं कि इस तरीके से लिखते हैं, लॉट ऑफ पेशेंट्स गॉट बेटर, दिस ट्रीटमेंट वाज गुड, इस तरह के लफ्ज नहीं, मोस्ट पेशेंट शोर्स क्लिनिकल इंप्रूवमेंट। उसी बात को थोड़ा सा घुमा के अगर आप ऐसे लिखेंगे तो ये एक गुड एकेडमिक एग्जाम्पल है। दूसरी चीज ये कि लैक ऑफ क्लैरिटी उसमें जो है वो नहीं होनी चाहिए, क्लैरिटी उसमें ज़्यादा ज़्यादा होनी चाहिए, कोई वेग आर्ग्यूमेंट ना हो, कोई वेग बात ना हो, जैसा दिस मेथड इज बेटर। तो दिस मेथड इज बेटर नहीं एक अच्छी एग्जांपल, इसको मैं ऐसे लिख सकती थी, दिस मेथड रिड्यूस मेडिकेशन एरर्स बाय 25%। तो ये भी लाइन ऑब्वियसली मैंने कहीं से उठाई है कि मैं बता रही हूँ कि ये मेथड, कौन सा मेथड, ये रिड्यूस कर रहा है मेडिकेशन एरर्स को 25%, ठीक है। तो इस तरह से आपने लिखना है, कंपैरेटिव दिखाते हुए, परसेंटेजेस का इस्तेमाल दिखाते हुए, ताकि जितनी हो सकें ज़्यादा ज़्यादा कॉमन एकेडमिक मिस्टेक्स अवॉइड की जा सकें। ठीक हो गया जी। उसी तरह से कॉमन एकेडमिक मिस्टेक्स में और हम कुछ एग्जांपल जल्दी जल्दी पढ़ते हुए चलते हैं। एक ये है कि डिसऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर हो, जैसे फॉर सपोज द स्टडी वाज डन, रिजल्ट्स वर गुड, ये इनकरेक्ट एग्जांपल में लिखा हुआ है, ठीक है। देयर वर प्रॉब्लम्स, ये बहुत ही शॉर्ट शॉर्ट सेंटेंसेस हैं, द स्टडी वाज डन, रिजल्ट्स वर गुड, ऐसे नहीं लिखते हम इसको। एकेडमिक एक अच्छी एग्जांपल में कैसे लिखते हैं, ऑल्दो द स्टडी शोड पॉजिटिव रिजल्ट्स, सेवरल मेथोडोलॉजिकल लिमिट्स वर आइडेंटिफाइड, ठीक है। ये तरीके बताए गए हैं कि जब भी आपने रिसर्च लिखनी है तो ऐसी कॉमन एकेडमिक मिस्टेक्स को अवॉइड करना है, छोटे छोटे शॉर्ट सेंटेंसेस नहीं लिखने। रिजल्ट्स वर गुड इज नॉट अ गुड सेंटेंस टू राइट, यू शुड राइट रिजल्ट्स वर सिग्निफिकेंट, दे वर पॉजिटिव रिजल्ट्स, द रिजल्ट शोड दैट आर डेटा वाज करेक्ट, ठीक है, बट दे वर लिमिटेड, सम लिमिटेशंस। कुछ इस तरीके से आपने लिखना है, ठीक है। दूसरी एग्जांपल क्या हो सकती है कॉमन एकेडमिक मिस्टेक में, कि इनकरेक्ट और मिसिंग साइटेशंस। साइटेशन कभी नहीं छोड़नी, जहां से आप उठा रहे हैं, आप कह रहे हैं जी वैक्सीनेशन रिड्यूस करती है मोर्टेलिटी, जैसे हमने पीछे भी एग्जांपल पढ़ी WHO की, तो रेफरेंस देना है, उसका हवाला देना है, ठीक है, कि आप कहाँ से वो चीज ले रहे हैं। एंड फाइनली द फिफ्थ कॉमन मिस्टेक ये हो सकती है कि ओवर जनरलाइजेशन या अनसपोर्टेड क्लेम्स, जैसे फॉर सपोज दिस ट्रीटमेंट वर्क्स फॉर एवरीवन। तो ये एक इनकरेक्ट एग्जाम्पल है, आप इसको बेहतर कैसे लिख सकते थे कि दिस ट्रीटमेंट वाज इफेक्टिव इन द मेजॉरिटी ऑफ द पेशेंट्स। क्यों? क्योंकि ये एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट है, आप कह रहे हैं ये ट्रीटमेंट वर्क्स फॉर एवरीवन, ऐसा नहीं होता। हर मरीज के लिए, हर बंदे के लिए वो ट्रीटमेंट, वो तरीका, वो चीज़ मुख्तलिफ है। तो आप इसको ऐसे लिखेंगे कि दिस ट्रीटमेंट वाज इफेक्टिव इन द मेजॉरिटी, आपने मेजॉरिटी जैसे लफ्जों को इस्तेमाल करना है, या इन फ्यू ऑफ द पीपल, इन मेजॉरिटी ऑफ द पीपल, इन सेवरल ऑफ द पेशेंट्स, ताकि आपकी बात ब्रेकअप हो, वो कोई ब्रॉड क्लेम ना करती हो, विदाउट एनी एविडेंस। बहुत ब्रॉड किस्म के क्लेम्स नहीं करने, बहुत ब्रॉड किस्म के क्लेम्स करने से आपने उसको अवॉइड करना है। ठीक हो गया जी। इसके बाद हम आगे चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे, जो कि है प्लेजरिज्म के हवाले से। अब आप लोग प्लेजरिज्म को जानते होंगे, ये क्या है, ये कुछ एग्जांपल्स हैं, ये आपने तसल्ली से बैठ के बाद में पढ़नी है, और हम इसको जल्दी से गो थ्रू करते हुए जाएंगे, ठीक है। देखें प्लेजरिज्म क्या है, कि मैं किसी का काम उठा के लिख रही हूँ, किसी और आर्टिकल से लिख रही हूँ उठा के, लेकिन मैं उसको क्रेडिट नहीं दे रही। जब मैं किसी और का डाटा इस्तेमाल करूंगी यूजिंग समवन एल्स डाटा, दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप उसको थोड़ा सा प्लेजराइज करें, उसकी प्लेजरिज्म को रिमूव करें, अपनी वर्डिंग में उसको चेंज करें, उसको पैराफ्रेजिंग करें, और साथ साथ उसमें ज़रूर ज़रूर जिस भी बंदे का काम उठा रहे हैं उसको जो है वो साइटेशन करें, उसका नाम लिखें, ताकि प्लेजरिज्म अवॉइड की जा सके। जैसे फॉर सपोज पहली एस्पेक्ट है यूजिंग समवन एल्स डाटा। किसी ने प्लेजरिज्म में लिखा है, ऑथर ने लिखा हुआ है जी, एक्सरसाइज रिड्यूसेस दी हार्ट डिजीज रिस्क, ये मैंने कॉपी किया है एक आर्टिकल से। तो मैं इसको कैसे इसी बात को थोड़ा सा घुमा के लिख सकती हूँ, थोड़ा सा पैराफ्रेज करके, वो ऐसे होगा कि रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी कैन लोअर द रिस्क ऑफ हार्ट डिजीजेस।
तो ये बात वही है, लेकिन इसको लिखने का स्टाइल चेंज हो गया। तो ये हम आपको सिखाना चाह रहे हैं विद मल्टीपल मल्टीपल एग्जांपल्स, कि जब आप किसी और का डाटा उठाएंगे तो आपने उस बात को किस तरह से टर्न करना है, किस तरह से घुमा के थोड़ा सा वर्डिंग चेंज करके उसकी पैराफ्रेजिंग करके उसको लिखना है। जैसे एक्सरसाइज रिड्यूसिंग हार्ट, ऑब्वियसली एक्सरसाइज के हार्ट डिजीज रिस्क जो है वो रिड्यूस होता है। तो मैंने इसी बात को लिख दिया कि रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी जितनी आप रखेंगे वो लो करेगा रिस्क ऑफ हार्ट डिजीजेस, और बाद में मैंने उसकी साइटेशन कर दी, मैंने स्मिथ 2022 जो उसका ऑथर था उसका हवाला दे दिया। ठीक है। इसी तरह से पैराफ्रेजिंग है, कि पैराफ्रेजिंग जब आप अपने लफ्जों में लिखते हैं उस बात को, जैसे डायबिटीज कॉज हाई ब्लड शुगर लेवल्स, इसी को मैंने थोड़ा सा चेंज करके लिख दिया, डायबिटीज लीड्स टू द एलिवेटेड ब्लड शुगर लेवल्स। देखें, इसकी मदद के लिए आप चार जीटीपी को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप पैराफ्रेजिंग करना चाहते हैं, थोड़ी सी वर्डिंग चेंज करना चाहते हैं, ऑलवेज रिमेंबर द वन रूल, दैट इज ब्रेक आफ्टर एवरी 3 वर्ड्स। अगर 3 वर्ड्स की आपने सेम लिख रहे हैं एग्जैक्ट कॉपी पेस्ट वाले, उसके बाद चौथा लफ्ज चेंज होना चाहिए। अगर चौथा लफ्ज नहीं चेंज होता, वो एग्जैक्ट कॉपी पेस्ट वाला है, तो प्लेजरिज्म पूरी पूरी लाइन हो जाती है रेड येलो इंडिकेट। ठीक है। जब वो सॉफ्टवेयर से गुजरती है वो सारा रेड हाईलाइट हो जाता है कि ये प्लेजरिज्म है, किसी और का काम उठाया हुआ है किसी और वेबसाइट से। तो आपकी ऑथेंटिसिटी जो है वो ड्रॉप हो जाती है। तो आपने क्या करना है कि अगर कहीं से काम उठा रहे हैं तो उसको अपनी वर्डिंग में हर तीसरे से चौथे लफ्ज के बाद विद द सिनोनिम्स जो वर्ड पे ऑलरेडी अवेलेबल होते हैं, रिड्यूस का सिनोनिम देख लें, रिड्यूस का सिनोनिम मिनिमाइज हो सकता है, लिमिट हो सकता है। ठीक है। तो इस तरह के सिनोनिम्स इस्तेमाल कर लें, लेकिन तीसरे से चौथा लफ्ज चेंज करते हुए चलें, उसकी सेंस बनाते हुए लाइन की, तो इंशाल्लाह प्लेजिज्म नहीं आएगा, कम से कम आएगा। ठीक हो गया। आई होप यहाँ तक आप लोगों की क्लैरिटी साथ साथ चल रही होगी। ठीक है। अब उसके बाद मैं बात करती हूँ प्लेजरिज्म की। मैंने आपको बात बता दी कि अवॉइड साइटेशन ऑल सोर्सेज। ऑब्वियसली अगर मेरा एक सोर्स है, दो सोर्स हैं, तीन सोर्स हैं, तो फिर आप क्या करेंगे, सेमी कॉलन डालते हुए, इस एग्जांपल में आप देख सकते हैं मैंने लिखा WHO 2023, आगे मैंने उसको सेपरेट किया है विद पटेल 2022। तो अगर दो रेफरेंस हैं, तीन रेफरेंस है, पांच रेफरेंस है, तो ऐसा ना हो कि एक ही रेफरेंसिंग आप कर दें और बाकी दो तीन को छोड़ दें। अगर आप एक बात तीन जगहों से उठा रहे हैं और कंबाइन करके लिख रहे हैं, लेकिन वो तीन जगहों का रेफरेंस है, तो फिर सारे रेफरेंस दें, साइट करें वो तमाम रेफरेंसिंग को। ठीक है। जैसे इधर सेमी कॉलन डाल के की गई है, ऐसा मत कीजिएगा कि एक रेफरेंस दे दें और समझें कि बाकी की जरूरत नहीं है। वो क्या होता है कि फिर वो भी आपकी ऑथेंटिसिटी या आपकी एकेडमिक राइटिंग की क्रेडिबिलिटी कम होती है। अच्छा, दूसरी बात करते हैं जी। एक और कंटेंट ये कि एथिकल राइटिंग प्रैक्टिसेस की हम बात करें कि वो एथिकल होना चाहिए। इसमें ऑब्वियसली एथिकल की जब बात करते हैं तो एक्यूरेसी होनी चाहिए, रिसर्च का डाटा जो है जितनी भी हम बात करें उसमें कोई मिस इंटरप्रिटेशन ना हो। जहां से आप डाटा ले रहे हैं, जो परसेंटेजेस का हवाला है, 90% ऑफ द पेशेंट्स है या स्टडी शोर 60% है, जैसे एग्जाम्पल में लिखा हुआ है, कोई परसेंटेजेस हैं डिजीज की, कोई इंसिडेंस है, प्रेवलेंस है, वो उतना का उतना ही लिखना है जहां से कॉपी करें। इस पे प्लेजरिज्म नहीं आता। ठीक है। अगर मैं किसी डिजीज की प्रेवलेंस उठा रही हूँ, परसेंटेज उठा रही हूँ, परसेंटेज ऑफ पेशेंट उठा रही हूँ, या किसी डिजीज किसी पुरानी रिसर्च का हवाला दे रही हूँ जिसमें नंबर ऑफ पेशेंट्स उठा रही हूँ, तो वो परसेंटेजेस वही जाएंगी। ठीक है। उसमें प्लेजरिज्म करके उसको चेंज नहीं करते। उसको अवॉइड करना है, फैब्रिकेशन या फॉल्सिफिकेशन नहीं करना। अगर कोई आउटकम आ रहा है पिछली रिसर्च का कोई, तो आपने खुद से उसको चेंज नहीं कर लेना, क्योंकि आपके सॉफ्टवेयर इतने इतने मॉडिफाइड हैं एआई के सॉफ्टवेयर्स के, वो पूरी लाइन उठाते हैं कि किस रिसर्च पेपर से ली गई है, उसको हाईलाइट कर देते हैं अगर आप उसके आउटकम गलत लिखते हैं। यानी कि फॉर सपोज कोई पिछली रिसर्च में होता है कि पैनाडोल के तो बहुत साइड इफेक्ट्स हैं, पैनाडोल लेने से लिवर इफेक्ट होता है, बैडली ट्रिगर्ड होता है, लेकिन मैंने ऐसा लिया कि पैनाडोल इज अ गुड मेडिसिन टू टेक, यू कैन इजीली टेक इट फॉर एज अ गुड पेन किलर है। लेकिन मैं उस रिसर्च का हवाला दे रही हूँ। ठीक है। स्मिथ पॉल की रिसर्च का हवाला दे रही हूँ जिसने मुझसे ऑपोजिट बात की है। तो ऐसे नहीं करना। फॉल्सिफिकेशन फैब्रिकेशन को अवॉइड करना है जितना हो सके, सो दैट प्लेजरिज्म सिर्फ कॉपी पेस्टिंग में नहीं आता, प्लेजरिज्म गलत बात को भी डालने में आता है। ठीक है। अगर आप गलत बात को डालते हैं तो भी प्लेजरिज्म आ जाता है आपके पास। ठीक हो गया जी। उसके बाद थोड़ा सा आगे मजीद चलते हैं। ठीक है। आई होप यहाँ तक आप लोग क्लियर हो सके होंगे, और यहाँ तक आपकी कोई मजीद जो है वो क्लैरिफिकेशन में पॉइंट नहीं रह गया होगा। हाँ जी, यहाँ तक किसी को कोई क्वेश्चन है, कोई पूछना चाह रहा है कोई चीज़ मजीद, कि हम आगे कंटिन्यू करें।
हाँ जी, यहाँ तक हमारा जो लेक्चर है, जो कंटेंट है आज का मेन, वो एकेडमिक स्टाइल्स पे था, टोन पे था, एथिकल प्रैक्टिसिंग के हवाले से है, रेफरेंसिंग के हवाले से, वो तमाम चीज़ें मेजर मेजर पॉइंट्स हमने कवर करने की कोशिश की है, ठीक है। अच्छा, ये लर्निंग पर्पस के लिए कुछ सवाल हैं जो कल बच्चों ने उठाए थे, जिसमें वो हाइपोथेसिस का पूछना चाह रहे थे कल के लेक्चर में कि जी हम रिसर्च को अक्सर पढ़ते हैं तो उसमें हाइपोथेसिस का वर्ड आता है, हमें थोड़ा बता दें हाइपोथेसिस क्या है और ये कहाँ इस्तेमाल की जाती है। अब कोई बच्चा प्लीज़ अपना ज़रा माइक खोले। हाँ जी, हेलो, आवाज आ रही है आप लोगों को? हेलो। यस मैम, यू आर ऑडिबल। यहाँ तक बेटा मेरी आवाज आ रही थी पीछे तक जहां तक हमने की है? यस मैम, आ रही थी। लास्ट लेक्चर तक हमने लास्ट जहां तक कवर किया है सारा प्लेजरिज्म तक, और आवाज आप लोगों को आई है क्लियरली? यस मैम, आई है। अच्छा, तो अब हम ना लर्निंग पर्पस के हवाले से कुछ चीजें करना चाह रहे हैं, ठीक है, जिसमें हम हाइपोथेसिस की बात कर रहे हैं। क्या आप लोग हाइपोथेसिस को जानते हैं? कल एक दो बच्चों ने इस बारे में जरा सवाल किए थे, तो मुझे बताएं कि हाइपोथेसिस के बारे में कोई कुछ जानता है? कभी आपने इस बारे में सुना है पहले? प्लीज अनम्यूट द ऑडियंस। हाँ जी, क्या आप लोग अनम्यूट पे नहीं है? ऑडियंस म्यूटेड बाय होस्ट। मैम, आई हैव अनम्यूटेड देम ऑल। आकाशा, आकाशा बेटा आप हो, आप प्लीज अनम्यूट करो सो दैट बाकी भी जो है वो सुन सकें, कोई जवाब दे सकें, ठीक है। मैम, मैंने सबको अनम्यूट किया हुआ है। किया हुआ है क्योंकि बच्चे शायद मैसेजेस कर रहे हैं कि अनम्यूट, ऑडियंस म्यूटेड बाय होस्ट है। अच्छा जी, अब बोलें, कोई बच्चा इसमें कुछ बोलना चाहता है? अब्दुल्ला, अब्दुल्ला इसरार मैसेज कर रहे जी हैं जी कि दैट वी जी, अब म्यूटेड। हो गया। जी, अब ओपन हो गया। ओपन हो गया। अब्दुल्ला, कल आपने मुझसे सवाल किया था जी जी हाइपोथेसिस। जी, हाइपोथेसिस का मैंने किया था आपसे क्वेश्चन। हाइपोथेसिस पे आपने सवाल किया था, इसलिए मैंने कोशिश किया कि आज हम बेसिक बेसिक कंटेंट कवर करके कुछ क्वेश्चनिंग लेंगे और जो कुछ कल के कंसर्न्स थे वो आपको बताऊंगी, राइट? अभी तक अब्दुल्ला आपको आवाज पीछे तक सारी क्लियर जी थी? जी, आ रही थी जी, बिल्कुल। हो गया। अच्छा अब्दुल्ला, अब कल आप हाइपोथेसिस पूछ रहे थे कि हाइपोथेसिस क्या है, आपके साथ साथ बाकी सबको भी आज हम बताएंगे, ठीक है। अच्छा, हाइपोथेसिस ना रिसर्च का एक बड़ा मेन कंटेंट है, और अब्दुल्ला ने बड़ी अच्छी बात पूछी कि हाइपोथेसिस का अक्सर लफ्ज हमारी नज़र से गुजरता है। कुछ देखें जो स्टूडेंट्स हैं वो हाइपोथेसिस को इंक्लूड करते हैं, लेकिन एक अच्छी एकेडमिक रिसर्च में हाइपोथेसिस को जरूर इंक्लूड किया जाता है, और कुछ इसको शायद इतना नहीं करते। लेकिन हाइपोथेसिस का मतलब ये है कि इसका मतलब है एक टेस्टेबल स्टेटमेंट देना, कोई प्रिडिक्शन देना किसी भी रिलेशनशिप के बारे में या दो वेरिएबल्स के बारे में, ठीक है। डिफरेंट तरह के हाइपोथेसिस होते हैं, नल हाइपोथेसिस है, ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस है, जिसमें मैं ये कहती हूँ कि फॉर सपोज दो चीजें आपस में कैसे इंटरलिंक्ड हैं, दो चीजें आपस में कैसे कनेक्टेड है, उनका आपस में क्या रिलेशनशिप है। हाइपोथेसिस कहाँ लिखा जाता है अब्दुल्ला? आपने कहाँ हाइपोथेसिस को पढ़ा था बेटा वर्ड? ये डिफरेंट स्कॉलरली आर्टिकल्स हैं, खासतौर पे इकोनॉमिक्स के ना, जिसमें कोई स्टेटमेंट देते हैं या उसको एंड पे फिर स्टेटमेंट। एक्सेप्ट करते हैं या रिजेक्ट करते हैं। एग्जैक्टली, वेरी गुड वेरी गुड। या तो इसको एक्सेप्ट किया जाता है या इसको रिजेक्ट किया जाता है। हाइपोथेसिस जब रिसर्च शुरू की जाती है और जब उसके ऑब्जेक्टिव लिखे जाते हैं, तो ऑब्जेक्टिव के बाद और इंट्रोडक्शन से पहले हाइपोथेसिस का कंटेंट आता है, जहाँ पे हम लिखते हैं कि ये नल हाइपोथेसिस है, वो ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस है, डायरेक्शनल हाइपोथेसिस है या नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस है, ठीक है। अब जब नल हाइपोथेसिस होता है, इसका मतलब ये होता है कि दो वेरिएबल्स का आपस में कोई रिलेशनशिप नहीं है। फॉर सपोज एग्जांपल है, देयर इज नो डिफरेंस इन ब्लड प्रेशर बिटवीन पेशेंट्स टेकिंग ड्रग ए एंड ड्रग बी। ये नल हाइपोथेसिस वो है जो मैं रिसर्च स्टार्ट करने से पहले ही बना लेती हूँ। रिसर्च शुरू करने से पहले मैं अपने टॉपिक को देखते हुए उसके कुछ नल हाइपोथेसिस बनाऊंगी, ठीक है, और कुछ मैं उसके ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस बनाऊंगी, और जब मेरे रिजल्ट्स तक मैं फाइनली। बच्चे कह रहे हैं मैम यू आर नॉट ऑडिबल। क्या आवाज नहीं आ रही? आ रही है अभी तक तो।
अच्छा जी, एमन फातिमा का मैसेज था। अच्छा देखें, जब भी मैं रिसर्च को शुरू करूंगी तो रिसर्च को शुरू करने से पहले ही मैं हाइपोथेसिस लिखूंगी। जब मैं ऑब्जेक्टिव्स लिखूंगी तो उसके बाद मैं कहूंगी कि दो चीज़ों का आपस में, फॉर सपोज अगर मेरी स्टडी जो है वो ब्लड प्रेशर पे है और दो ड्रग्स हैं जिनका मैं आपस में एसोसिएशन दिखा रही हूँ, तो मैं रिसर्च को शुरू करने से पहले ये बात डिफाइन करूंगी कि देर इज़ नो रिलेशनशिप, कोई इफेक्ट नहीं है इन दोनों ड्रग्स के दरमियान में ब्लड प्रेशर पे। या ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में आएगा जिसमें मैं कहूंगी कि उनके दरमियान में कोई रिलेशनशिप या इफेक्ट है। फॉर सपोज पेशेंट टेकिंग ड्रग ए, कोई ड्रग ए जो वो ले रहे हैं उससे उनका बीपी कम हो जाएगा देन एज कम्पेरेटिव टू द ड्रग बी। ये जो नल हाइपोथेसिस या ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस मैंने स्टार्ट में रखा होगा, वो करेक्ट था कि नहीं था। ठीक है। इसी तरह से डायरेक्शनल हाइपोथेसिस है, नॉन डायरेक्शनल है जहाँ पे मैं कोई डायरेक्शन या कोई प्रिडिक्शन दूंगी, और नॉन डायरेक्शनल वो है जहाँ पे मैं कोई नॉन डायरेक्शनल वो जहाँ पे मैं कोई रिलेशनशिप या प्रिडिक्शन नहीं दे रही। जैसे फॉर सपोज देयर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन डाइट एंड कोलेस्ट्रॉल लेवल्स, रिलेशनशिप तो बता रही हूँ लेकिन मैं साथ साथ इसकी कोई डायरेक्शन नहीं दे रही कि वो रिड्यूस होगा, वो इंक्रीज होगा, वो डिक्रीज होगा। ठीक है। जब भी रिसर्च शुरू की जाती है तो उससे पहले ही उसका हाइपोथेसिस लिख लिया जाता है कि वो नल हाइपोथेसिस में क्या है, ऑल्टरनेटिव में क्या है, और फिर रिजल्ट्स को उससे कोरिलेट करके लिखते हैं। सो ये एक आपका क्वेश्चन था तो मुझे लगा कि शायद हमें इसको कवर कर लेना चाहिए। और अगर आप इंशाल्लाह ताला रिसर्च लिखेंगे तो फिर उसमें आपको इसको सिलेक्ट करना पड़ेगा, तो शायद ये आपकी आसानी के लिए थोड़ा सा इजी हो जाए। ठीक हो गया जी। इसके बाद कुछ एक और बच्चों ने मुझसे पूछा था कि मैडम हमें थोड़ी सी कोई टूल्स या कोई वेबसाइट बताएं। नाउ दिस इज समथिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू जो बच्चे स्टार्ट काम करना चाह रहे हैं या जो ऑलरेडी वर्किंग पे हैं। देखें, प्लेजरिज्म चेक करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। हर यूनिवर्सिटी आपको क्राइटेरिया देती है कि आप कितना काम कॉपी पेस्ट कहीं से कर सकते हैं, उठा सकते हैं, और प्लेजरिज्म को कैसे चेक करना है। मैंने कोशिश करी है कि जितने भी फ्री बेसिक प्लेजरिज्म के जो टूल्स हैं वो आपके साथ शेयर किए जा सकें। ठीक है। प्लेजरिज्म चेकर आपके पास ये कुछ डिफरेंट तरह के हैं, एक प्लेजरिज्म डिटेक्टर के नाम से है, एक क्यूटेक्स के नाम से है। ये तमाम वो चेकर्स हैं जो कि फ्री हैं। ठीक है। जिनके साथ आप मैक्सिमम आई थिंक काम कर सकते हैं, और कुछ टाइम बाद वो आपसे प्रिस्क्रिप्शन वगैरह मांगते हैं या सब्सक्रिप्शन, और जहाँ पे आपने पेमेंट करनी होती है। तो आप अपने काम की खुद ही प्लेजरिज्म चेक करें बिफोर द सबमिशन टू योर यूनिवर्सिटी और वट एवर क्लाइंट जिसका आप काम कर रहे हैं। तो ये आपको एक पूरी रिपोर्ट भी निकाल के दे देता है विद द परसेंटेज। जो प्लेजरिज्म डिटेक्टर वाली वेबसाइट है ये एक फ्री लिंक है, और वहां जाएं, गूगल पे जाएं, इसको लिखें, ये आपको लिंक दे देगा, वो वेबसाइट दे देगा, वहां पे अपना काम कॉपी पेस्ट करें और ये फ्री प्लेजरिज्म की डिटेक्शन करेगा और परसेंटेज की रिपोर्ट भी दे देगा कि कितनी परसेंटेज आ रही है। ठीक है। इनिशियल स्टेजेस पे आप काम यहाँ से शुरू कर सकते हैं। इसके बाद दूसरा एक बड़ा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है कि कोई रेफरेंस जर्नल्स, अच्छा अच्छा मटेरियल कहाँ से मिलेगा, कहाँ से अच्छे मजे के आर्टिकल्स मिलेंगे। तो गूगल स्कॉलर सबसे पहली एक वेबसाइट है जो कि एक बहुत मोस्ट कॉमन वेबसाइट है, सबसे ज्यादा यूज होने वाला एक ऑथेंटिक मटेरियल की वेबसाइट है। गूगल का ही एक समझ लें एक सुपीरियर फॉर्म है गूगल स्कॉलर, जहाँ पे फ्री तरह के एकेडमिक आर्टिकल्स, इंजर्न जर्नल्स, ये तमाम चीजें, बुक साइटेशंस अवेलेबल हैं। मल्टीपल मल्टीपल तादाद में, आपको लाखों करोड़ों की तादाद में एक टॉपिक में आर्टिकल्स मिल जाएंगे। इसके अलावा पबमेड है, रिसर्च गेट है, डायरेक्टरी ऑफ ओपन एक्सेस जर्नल्स है, डीओएजी। तो ये तमाम वो कुछ रिसर्च आर्टिकल्स हैं जो बड़ा ऑथेंटिक मटेरियल लगते हैं, पब्लिश मटेरियल इनके पास है। आप इधर से जाएं, इधर से डाटा लें, उसको थोड़ा सा पैराफ्रेज करें, अपनी वर्डिंग में चेंज करें, हर तीसरे से चौथे वर्ड पे ब्रेक करें, और फिर जब आपने रेफरेंस डालना होगा तो उस लिंक में साइट में क्लिक करें, CITE साइट। जब आप साइट को क्लिक करेंगे वो डिफरेंट रेफरेंसिंग स्टाइल से देगा, जिसमें APA होगा, जिसमें शिकागो होगा, जिसमें वैनकूवर होगा, ऐसे डिफरेंट स्टाइल्स होंगे। एकेडमिक राइटिंग स्टाइल जो मोस्ट कॉमनली यूज किया जाता है या टीचर्स वगैरह ज्यादातर यूनिवर्सिटीज में बताते हैं वो है APA स्टाइल। ठीक है। APA स्टाइल को क्लिक करें और जो वो आपको रेफरेंस का दे रहा होगा लिंक, वो लें और सीधा रेफरेंस के चैप्टर में जहाँ रेफरेंस का कंटेंट है कॉपी पेस्ट कर दें। फिर उसकी साइटेशन निकालें। अगर 1 ऑथर है, 2 ऑथर है, 3 ऑथर्स हैं, 4 ऑथर्स हैं, तो उसको साइटेशन भी कल मैंने आपको सिखाई कि किस तरह से रेफरेंस से आपने निकालना है, वो निकाल लें। ठीक है। तो ये है सर्चिंग रेफरेंस की कुछ जर्नल्स और उनके बारे में नाम।
उसके बाद रेफरेंसिंग के बारे में जिक्र है। फ्री रेफरेंस या साइटेशन टूल्स का एक आधे बच्चे ने पूछा कि मैडम अगर हम खुद से साइटेशन ना करना चाहें ऑथर्स के नाम, और हम कोई वेबसाइट या कोई लिंक चाह रहे हैं जो हमें फ्री रेफरेंस कर दे, तो वो भी लिमिटेड होगा ऑब्वियसली। कुछ टाइम बाद वो प्रिस्क्रिप्शन या पेमेंट जरूर मांगेगा, लेकिन कुछ वेबसाइट जैसी जोट्रो है, मेंडले है, साइट दिस फॉर मी है, तो ये कुछ फ्री ऑनलाइन रेफरेंसिंग टूल्स हैं। यहाँ पे जाएं, जिस लिंक से आपने काम उठाया है, जो रेफरेंस है वो कॉपी पेस्ट करें, उसको सिलेक्ट करें कि आपको एपीए चाहिए, एमएलए चाहिए, शिकागो चाहिए, वैनकूवर चाहिए, तो वो आपको उसकी साइटेशन निकाल देगा। वहां से वो साइटेशन को कॉपी करें, जो दो तीन जुमले आपने डाले थे उसके एंड में ब्रैकेट के अंदर उस साइटेशन को पुट कर दें। तो ये कुछ ऐसे रेफरेंसिंग टूल्स हैं, इंशाल्लाह आप इसको यूज करके देखें। ये आपकी मदद करेंगे उस काम को ड्राइव करने में, जो शायद फिजिकली अगर आप करेंगे मैनुअली तो थोड़ा सा टाइम टेकिंग होगा, लेकिन इनिशियल स्टेजेस में आई वुड ऑलवेज ऑलवेज रिकमेंड दिस थिंग कि आप कोशिश करें कि मैनुअल काम करना पहले सीखें, ठीक है। इसके बाद कल के लेक्चर में एक दो बच्चों को ये था कि मैडम हमें नरेटिव साइटेशन और पैरेंथेटिकल साइटेशन को थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर दें, ठीक है। नरेटिव साइटेशन वो है कि जब भी हम किसी भी ऑथर का नाम सेंटेंस के शुरू में लिखना चाह रही हूँ मैं ये, या दरमियान में, तो फिर लिखने का तरीका क्या है। जैसे इंटेक्स की मैं साइटेशन कर रही हूँ, ये एक रेफरेंस है जो मैंने किसी गूगल स्कॉलर से उठाया, स्मिथ जे 2022 इफेक्ट्स ऑफ एक्सरसाइज ऑन कार्डियोवास्कुलर हेल्थ, ये पूरा जर्नल का रेफरेंस है, ठीक है ना। अब इसकी साइटेशन कैसे करूंगी? इंटेक्स मतलब लिखते हुए, जब लिख रहे हैं लिटरेचर लिखते हुए, दरमियान में लिखते हुए साइटेशन कैसे होगी? नरेटिव वे में होगी कि स्मिथ ब्रैकेट में 2022 फाउंड दैट रेगुलर एक्सरसाइज। जब मैं स्टार्ट में ऑथर का नाम लिखना चाह रही हूँ, तो फिर इस तरह से ब्रैकेट में आपका ईयर आ जाएगा, उससे पहले ऑथर का नाम आ जाएगा, फाउंड दैट, रिवील्ड दैट, या ही ऑब्जर्व दैट रेगुलर एक्सरसाइज। इस तरह से आप अगर ऑथर का नाम स्टार्ट में लिखना चाहते हैं तो वो एक नरेटिव साइटेशन कहलाती है। पैरेंथेटिकल साइटेशन वो होती है जिसमें मैं अपने ऑथर का नाम एंड में लिखना चाहती हूँ, चाहे वो एक ऑथर है, वो दो ऑथर है, वो तीन मल्टीपल ऑथर्स हैं, लेकिन मैं चाहती हूँ कि वो एट द एंड उनके नाम लिखे जाएं। तो फिर मैं लिखूंगी रेगुलर एक्सरसाइजेस रिड्यूसेस द कार्डियोवास्कुलर रिस्क, अपना पूरा जुमला लिखने के बाद ब्रैकेट डालूंगी, स्मिथ मेरे ऑथर का नाम, कॉमा 2022 ईयर का नाम, और ब्रैकेट बंद। इसमें और ऊपर वाले में क्या डिफरेंस है कि उसमें मेरा ईयर का नाम दोनों ही ब्रैकेट में थे, ईयर का नाम, ठीक है ना, और ऑथर का बायर था। इसमें मेरा ऑथर भी और ईयर भी दोनों ही ब्रैकेट के अंदर है। तो ये थोड़े से बेस हैं साइटेशन को मैनुअली भी करने के। इसके साथ साथ हमने आपको कुछ डिफरेंट मल्टीपल साइट्स भी बता दी हैं, और आज के टॉपिक में बताया कि टोन कैसी इस्तेमाल करनी है, किस चैप्टर में किस लिहाज से लफ्जों को इस्तेमाल करते हुए आप एक अच्छी एकेडमिक रिसर्च को लिख सकते हो। यहाँ पे हमारा लेक्चर डन होता है आज का। अब हम कुछ क्वेश्चंस लेने की कोशिश करेंगे। आई होप सो कि यहाँ तक आपकी कोई अंडरस्टैंडिंग हो सकी होगी। अब इंशाल्लाह जब आप रिसर्च पे काम करेंगे तो थोड़ा सा इन स्लाइड्स को गो थ्रू करें, एक दफ़ा इनके एग्जांपल्स को पढ़ें, इन टोन्स को देखें, स्टाइल्स को देखें, और उस चैप्टर में उस टोन के हिसाब से लिखने की कोशिश करें, तो होपफुली आपका अच्छा काम हो सकेगा, ठीक है। अब हम थोड़े से क्वेश्चंस लेने की कोशिश करेंगे। और अच्छा, अब आप सबको आवाज़ आ रही है प्रॉपरली? जी आ रही है। आ रही है? यहाँ तक आवाज सबको आई है? पूरे लेक्चर में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई कि कहीं पे आवाज ना आई हो? ठीक है, चलें। अब बताएं, किसी का कोई क्वेश्चन है आप लोग लेना चाहते हैं, कुछ आपके जहन में आता है, कोई सवाल? हम ऑल क्लियर सो फार। ऑल क्लियर है। कोई आप लोगों में से कौन से बच्चे, अब जरा मुझे अपने टॉपिक्स बताएं ना, किस किस पे रिसर्च कर रहे हैं, सो दैट हम देखें कि आप किन टॉपिक्स पे रिसर्च कर रहे हैं और आप क्या स्टडी कर रहे हैं। कोई एक आधा बच्चा अपना थोड़ा इंट्रोडक्शन दे, चाहे आप मैसेज में कर दें, वहां से हम पढ़ लेते हैं, ताकि थोड़ी सी इंटरेक्टिव डिस्कशन हो सके, बच्चों को आइडियाज मिल सके कि रिसर्च के क्या टॉपिक्स होते हैं। किसी ने कभी कोई रिसर्च पब्लिश करवाई है? आज क्लास में जितने बच्चे हैं उनमें से किस किस की पब्लिश्ड यस है कोई मैम, रिसर्च? मैंने एक करवाई थी पब्लिश वाई कैटेगरी के अच्छा। जर्नल में, कायद आज़म यूनिवर्सिटी का जो जर्नल है अच्छा, उसमें तो आपने करवाई कोई थी। जी, हम्म 2022 में मैंने पेमेंट अपना दी थी? थीसिस कंप्लीट किया था, तो उसी हम्म। के अंदर से मैंने एक पेपर निकाला था चाइल्ड मेल न्यूट्रिशन पे। तो चाइल्ड वो असल में। में जी मिक्स मेथोडोलॉजी थी, उसमें क्वालिटेटिव भी थी एंड क्वांटिटेटिव भी थी, इंटरव्यूज भी किए थे, और हम्म। एक इकोनोमेट्रिक मॉडल भी रन किया हुआ था, जिसमें से अच्छा। इकोनॉमिक कॉस्ट देखी थी उसकी जीडीपी के ऊपर ना, कि कितनी आती है हम्म। जो मेल नरिश्ड बच्चे होते हैं 5 साल से छोटे। तो फिर उसके बाद पक्का। मैं कॉरपोरेट सेक्टर में चला गया, लेकिन इस साल मेरा दोबारा से इरादा है वापस अपनी फील्ड में आने हम्म। का।
तो अभी जो मैं काम हम्म। करना चाह रहा हूँ, एक ये जो प्रोस्टेट कैंसर होता है उसकी इकोनॉमिक कॉस्ट देख रहा हूँ, और जो अर्ली अच्छा। बर्थ डिफेक्ट्स होते हैं बच्चों में। नाइस, तो ये ये कल दो भी हैं। आपने बताया था, जी। बहुत अच्छे दोनों टॉपिक्स हैं, बड़ा अच्छा काम किया जा सकता है। बस आपने ट्राई करना है कि आपकी रिसर्च जो है वो बड़ी ही प्रिसाइज होनी चाहिए, आपकी पॉपुलेशन डिफाइंड हो, उसका एज ग्रुप क्राइटेरिया, किन ड्रग्स पे काम करना है, आइदर वो कंपैरेटिव है डिस्क्रिप्टिव है। आई होप कि अगर आप काम कर रहे हो तो आप इस लेक्चर से कोरिलेट कर सके होंगे, है ना, कि हम किन टाइप्स की बात कर रहे हैं, हम किस जी जी टोन की बिल्कुल। बात कर रहे हैं। हमने कोशिश करी कि बड़ा आसान लफ्जों में लेक्चर्स को डिलीवर किया जाए उन बच्चों के लिए जो न्यूली इनिशिएट कर रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं, उनके लिए भी आसान बनाया जाए। अच्छा, जरा बच्चों को बताया, आपने कोई पेमेंट करी थी आर्टिकल पब्लिश करवाने की? नहीं, उसमें तो नहीं की थी। उसमें नहीं की थी। तो अब आपने अपने लिंक्स बनाए और जरा बच्चों के भी कोई आर्टिकल्स पब्लिश करवाने हैं, ठीक है, और उनको भी बताना है कि अगर कोई टीचर आपका अच्छा है, कोई प्रोफेसर अच्छा है, उसके थ्रू अगर किसी बच्चे का काम अच्छा है तो वो किस तरह से हेल्प हो सकती है, किस तरह से पब्लिश हो सकता है, जरा क्लास को थोड़ा सा बताएं क्या वे है टू पब्लिश द आर्टिकल। अच्छा, इसमें जो मेरा एक्सपीरियंस है वो तो ये है कि सबसे पहले आप जर्नल्स देखेंगे गूगल के ऊपर ना, कि कौन सा किस कैटेगरी का। ठीक है। तो वो एक वेबसाइट है, वो मैं भूल भी गया हूँ, कि जिसके अंदर वो, क्योंकि बहुत सारे जर्नल्स ऐसे भी हैं जो पैसे ले लेते हैं लेकिन उनकी कोई इतनी जो है ना वो वैल्यू नहीं है। मतलब ठीक है। कोशिश ये होनी चाहिए कि अच्छा है, जिस तरह मिसाल के तौर पे अगर हेल्थ इकोनॉमिक्स का कोई पेपर है तो वो हेल्थ के ही उसके अंदर आए ना, जर्नल के अंदर, तो उसका हम्म। इम्पैक्ट होगा। जिस तरह ये वाई कैटेगरी का था, इसी तरह कैटेगरीज हैं। तो सबसे पहले तो ये कि अक्सर साल में 2 दफा जो है वो पब्लिकेशंस हो रही होती हैं, हम्म। एक स्प्रिंग में और फॉल में। तो उनके जो हम्म। एडिटर्स हैं उनको ईमेल करनी है कि ये मेरा पेपर है, हम्म। उनके साथ एब्स्ट्रैक्ट शेयर करेंगे। ठीक है, तो वो ईमेल फिर वहाँ करनी है, जी ठीक है। ईमेल करके वो फिर आपको जो है अपना वो पूरा स्ट्रक्चर बताते हैं कि इस तरह मतलब 27 पेजेस होने चाहिए, या कुछ कहते हैं 15 पेजेस होने चाहिए। तो वो हम्म। फिर उनके साथ ईमेल पे शेयर करेंगे तो वो पब्लिश करते हैं। और पहले तो अक्सर जो हम्म। अच्छे जर्नल्स हैं उनके अपने एडिटर्स जो हैं वो आपको वापस भेजते हैं, उसमें गलतियां निकाल के, गलतियों से मुराद मतलब उस पर क्रिटिकल एनालिसिस करके, या कि ये चीज़ें आप हम्म। ठीक कर लेंगे, ये चीज़ फालतू है, इसको काट दें, या अपेंडिक्स के अंदर इसके मॉडल की हमें वो डिटेल भी दें। तो फिर हम्म। वो पब्लिश कर देते हैं। मेरा तो अभी एक ही दफ़ा एक्सपीरियंस हुआ है जो मैंने किया था, तो उसमें यही चीज़ हम्म। थी। नाइस, वेरी गुड, ये बहुत अच्छा किया कि आपने देखें क्लास को भी बताया, ताकि इंशाल्लाह ताला बाकी बच्चे भी जब इस स्टेज पे पहुंचे पब्लिश वाली तो उनकी भी हेल्प हो सके, उनको पता चले। ये बहुत अच्छा है। अच्छा, कोई और फीमेल्स में से भी बताए ना, कोई और बच्ची भी बताए कि आप पब्लिश की स्टेज पे पहुंचे हो या इससे पहले है, आपका आपका क्या टॉपिक है, आपने कैसे सिलेक्ट किया है वर्किंग, कोई क्वेश्चन आपके जहन में आता हो तो पूछें। हमारे पास 12-13 बच्चे हैं आज की क्लास में। कोई और पूछना चाहता है, कोई सवाल अगर आपके माइंड में आता है तो प्लीज आप उसको पूछें। अच्छा, माहा जहरा कह रही हैं कि आई एम फेसिंग नेटवर्क इश्यूज, मोस्ट ऑफ द लेक्चर वाज मिस्ड। हाँ जी, इंशाल्लाह आपको रिकॉर्डिंग दे दी जाएगी। आई 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 होप सो कि इसकी कोई रिकॉर्डिंग भी हो रही हो। सो आई होप सो, अगर रिकॉर्डिंग हो रही हो तो आपको मिल जाएगी। हाँ जी, और किसी का कोई कंसर्न? अच्छा, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, ये थोड़ा सा ये बताएं कि अगर आपके ख्याल में, आप भी इस फील्ड में है, कि एमफिल में कम से कम या कितनी मतलब अपनी कैरियर बूस्ट के लिए ना आपकी पब्लिकेशन होनी चाहिए पीएचडी में जाने से पहले? एमफिल के अंदर 3 4 5 बहुत होती हैं। हम्म। देखें, 5 4 5 जो अच्छे आर्टिकल्स लिखे हों अच्छी ऑथेंटिक वेबसाइट्स में तो इनफ है। और उसके बाद तो आपकी मर्जी है कि पीएचडी में जाके भी आप छोटी मोटी रिसर्चर्स पेपर्स पे जितना काम करते रहें। लेकिन हाँ, एटलीस्ट आपकी 5 या 6 तो अच्छे आर्टिकल्स की होनी चाहिए। इट डिपेंड्स के ऑथर में भी, आप फर्स्ट ऑथर हो सेकंड ऑथर हो, ये भी चीज़ मैटर करती है। आपका पीएचडी का गोल है? जी, लेकिन पहले उससे मैं यही चाह रहा हूँ कि 4 5 पेपर्स लिख लूँ, ताकि उसके बाद पेपर्स फिर लिखें और पीएचडी। कोशिश करें कि अच्छे अच्छे आर्टिकल्स के वो होने चाहिए, मजे के टॉपिक्स हो और आपकी फील्ड से रेलेवेंट हो, और फिर ऑथर भी नंबर 1 पे आप हो। अभी जो आपने पिछले लिखी है उसमें और कितने कोरिलेट ऑथर्स हैं आपके साथ? नहीं, उसमें फर्स्ट ऑथर तो मैं ही था और सेकंड मेरी सुपरवाइजर थी। सेकंड, ठीक है। हाँ, तो बस फिर इसी तरह हो के एक सुपरवाइजर या फर्स्ट ऑथर उसमें आप हो, तो 5 या 6 भी अगर आप अच्छी लिख लेते हैं, इसके साथ अगर आपको ग्रिप है। लेकिन पीएचडी में ना जाने के लिए आपको ज्यादा स्किल रिक्वायर्ड है।
नंबर ऑफ आर्टिकल्स या नंबर ऑफ पब्लिश से ज्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज है वो ये है कि आपका स्किल कितना है। तो अगर आपको लिखनी आती है और आपको डिफेंड करना आता है अपना काम, तो 5 और 6 भी किए हो आपने तो आई थिंक वो इनफ है। अच्छे आर्टिकल्स में आपने उसको पब्लिश करवाया हो, अच्छे जर्नल्स में पब्लिश करवाया हो, अच्छे आर्टिकल्स पे काम किया हुआ है, तो वो आपके लिए इनफ है। अब जो आपने पिछली अपनी रिसर्च की जो आपने बताई उसमें आपने कितने रेफरेंस इस्तेमाल किए हैं? अभी मुझे सही याद नहीं है, असल में वो 2022 में की थी। हम्म। वही ना, अच्छे अच्छे रेफरेंस लिए हैं। और दूसरी एक और चीज बड़ी इंपॉर्टेंट बल्कि मैं आप लोगों से डिस्कस करना चाहूंगी कि रेफरेंस पे भी ये है कि 5 साल तक के जो रेफरेंस होते हैं ना, 5 साल तक वो ज्यादा वैलिडिटी रखते हैं। अगर आप बहुत पुराने पुराने रेफरेंस उठाते हैं तो अक्सर तो टीचर्स या जिससे आपने पब्लिश करवाना होता है, शायद आपका भी इस बात से थोड़ा सा रिलेट करें, तो वो थोड़ा सा उस चीज में इशू करते हैं ना, बहुत पुरानी रिसर्चेस भी। तो आप कोशिश ये करेंगे 5 साल के अंदर वाली जो रिसर्चेस हुई हैं जितना न्यू मटेरियल वहां से लें, तो ये भी इफेक्ट पड़ता है इस चीज का भी कि आपके रेफरेंसिंग किस साल की हुई हुई है। लेकिन हाँ, ऑब्वियसली अगर आप तो अपनी लिटरेचर टाइप आप ये रखते हैं कि वो प्रोस्पेक्टिव में है, ठीक है, तो ऐसी लिटरेचर जो ऑलरेडी पब्लिश्ड हैं, जो गुजरी हुई हैं, पिछले 10 साल की आप उठा के रिसर्चेस पढ़ रहे हैं या 5 साल की पब्लिश मटेरियल में है, तो फिर उसमें तो ठीक है आप पुरानी भी ले सकते हैं। लेकिन जो ऑन गोइंग या न्यू कोई टॉपिक होता है तो उसमें ज्यादातर प्रेफरेबल यही है कि आप जो है वो न्यू साल की रिसर्चेस और न्यू जर्नल्स को प्रेफर करें। हाँ जी, इसके साथ और कोई क्वेश्चन है कि हम अपने लेक्चर को आज के लेक्चर को एंड करें? आप में से कोई और कोई सवाल पूछना चाहता है तो प्लीज थोड़ा सा पूछें, इंटरेक्टिव बनाएं जरा आज के लेक्चर को, नहीं तो फिर हम क्लोज करें। हाँ जी, कोई जवाब है? कोई कोई और सवाल है आप लोगों के पास? हमारे पास काफी बच्चे हैं, किंजा, रजा, हमा, महर। हाँ जी, कोई क्वेश्चन है लड़कियों आप लोगों की तरफ से? कोई आज के लेक्चर से रेलिवेंट आप लोग कोई रिसर्च पे काम कर रहे हैं, कुछ पूछना चाहते हो सो दैट हम लेक्चर को एंड करें, नहीं तो? नो वन? ओके फाइन, नो मैम, थैंक यू सो मच। आई होप कि आज का लेक्चर यहाँ तक जो है वो क्लैरिटी रखता होगा। अच्छा, अगर बाद में भी कोई क्वेश्चन आपके जहन में आता है तो आप लोग मैसेज करके पूछ लीजिएगा, ठीक है? हम कोशिश करेंगे कि उसको कवर कर लें, आगे आने वाले लेक्चर्स में ले लें या किसी तरह उसको कवर कर लें। तो कोई हेजिटेशन वाली बात नहीं है, बाद में भी कुछ जहन में आता है तो पूछिएगा। अच्छी अच्छी रिसर्च करें, अच्छे टॉपिक्स लें, ताकि इंशाल्लाह जो है वो आपकी क्लैरिटी हो सके और मजे का काम हो सके। ठीक है, तो फिर आज के लेक्चर को यहाँ पे जी एंड करते हैं। और बाकी आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। कोई और आपके पास इशू हो तो फिर आप उसको पूछ सकते हैं। ठीक हो गया जी? तो फिर अल्लाह हाफिज एवरीवन, आज के लेक्चर के लिए ठीक हो गया। थैंक यू।